प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के संदर्भ में हम लोग इस क्लास को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूँगा सेशन को लाइक और शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, बॉम्बे हाई जो है ये संदर्भित है किससे? अपतट तेल क्षेत्र से, तटवर्ती तेल क्षेत्र से, अपतट गैस क्षेत्र से, या फिर तटवर्ती गैस क्षेत्र से। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के संदर्भ में हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी मेरे भाई बहनों के लिए। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, बॉम्बे हाई जो है ये संदर्भित है अपतट तेल क्षेत्र से, तटवर्ती तेल क्षेत्र से, अपतट गैस क्षेत्र से, या फिर तटवर्ती गैस क्षेत्र से। आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन संख्या कर देंगे ए, जो है अपतटीय तेल क्षेत्र से संबंधित है बॉम्बे हाई। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। क्लियर है। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बम्बई की बात कर लेंगे तो देखो, अगर हम लोग बात करें तो ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें तो ये अपना प्यारा भारत है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बम्बई देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर बम्बई में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको एक बंदरगाह देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नौहावा सोवा बंदरगाह। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जो नौहावा सोवा बंदरगाह है तो ये कहाँ पर है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप कहोगे बम्बई में है। और इस नौहावा सोवा बंदरगाह जो ये कहाँ पर है, तो ये आप कहोगे मुंबई में है। और इस बंदरगाह के संदर्भ में आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण ये है कि इसका नाम बदल करके पंडित क्या कर दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, तो ये जो नौहावा सोवा बंदरगाह है तो ये कहाँ पर है, तो ये बम्बई में है। और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया। तो ये एक बात आप याद रखेंगे, यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? ठीक है, बताएंगे कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। कावेरी नदी है, नर्मदा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, फिर गंगा नदी। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखो, अगर हम लोग बात करेंगे अपने प्यारे भारत की, अगर हम लोग बात कर ले तो अपना जो प्यारा भारत है ना, वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो इस तरीके से अपना प्यारा भारत है। ठीक है, और 3 नदियां हैं जो भारत के बाहर से निकल रही है। ठीक है, कितनी नदियां हैं, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 नदियां हैं जो ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, कहाँ से, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत के बाहर से या ट्रांस हिमालय से 3 नदियां हैं जो निकलती हैं। कौन कौन सी नदी है, तो देखो, एक तो है सिंधु नदी, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी है, तो दूसरी है सतलज नदी, और तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी है, तो तीसरी है ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ये 3 नदियां हैं जो भारत के, जिनका उद्गम भारत के बाहर से है, जो ट्रांस हिमालय से भारत के बाहर से निकलती है। एक नदी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी सिंधु नदी इस तरीके से। दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी है सतलज नदी, और तीसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरी जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्रा नदी। तो इस तरीके से 3 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के बाहर से अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, 3 नदियों का उद्गम भारत के बाहर से होता है। ठीक, अच्छा, ब्रह्मपुत्रा नदी के संदर्भ में यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है, तो जो ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी के संदर्भ में आपको याद रखना है कि तिब्बत में जो ये नदी है, तो तिब्बत में इसको क्या करते हैं, तो तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग कहते हैं। भारत में आपको पता है, भारत में तो ब्रह्मपुत्रा ही कहते हैं। और बांग्लादेश में अगर हम लोग बात कर लेंगे कहाँ पर, तो बांग्लादेश में अगर हम लोग बात कर लें तो बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या करते हैं, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी के कई सारे नाम हैं। ठीक है, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से ही जानते हैं, और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसके संदर्भ में आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। ठीक है, क्या करती है, तो असम में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। कौन सी, ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है माजुली। तो ये सारी चीज़ें जितनी मैंने लिखी है ना यहाँ पर, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार बन चुके हैं। तो 3 नदियाँ हैं जिनका उद्गम भारत के बाहर से हो रहा है, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। ट्रांस हिमालय से 3 नदियाँ निकल रही हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में निकलती है। तिब्बत में सांगपो कहते हैं इसको,
और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। और ब्रह्मपुत्रा नदी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम माजुली है, जो कि कहाँ पर है, असम में। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत के बाहर से हो रहा है, तब आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, ब्रह्मपुत्रा नदी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, किसी नदी और उसके सहायकों के द्वारा अपवाह तंत्र कहलाता है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बांध होगा, नहर होगा, जल डमरू होगा या नदी घाटी। जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी है, ठीक है, ये मान लीजिए गंगा नदी है। अब ऊपर से आकर के इस तरीके से 4-5 नदियाँ यहाँ से ऊपर से आकर के मिल जा रही है। इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो इधर से ये सारी नदियाँ मिल रही, तो ये जो पूरी आकृति बन रही है ना, ये जो पूरी आकृति बन रही है ना, इसको क्या कहेंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको कहते हैं नदी प्रवाह क्षेत्र कहते हैं, या फिर कहते हैं नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसको कहते हैं नदी अपवाह तंत्र कहते हैं, या फिर कहते हैं नदी घाटी क्षेत्र। याद रखेंगे, नदी घाटी क्षेत्र, या फिर कहेंगे नदी का अपवाह तंत्र कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, नदी घाटी क्षेत्र या नदी अपवाह तंत्र कहेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है या फिर गंगा है। तो अब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आंसर क्या कर देंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। अच्छा, गंगा के संदर्भ में भी आप कुछ चीज़ों को याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, और गंगा को अगर आपसे बोले कि राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, ठीक है, क्या करें, अगर आपसे बोले कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, तो आप आंसर क्या करोगे, आप कहोगे 2008 में। ठीक है, कब, तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है 2008 में, इस बात को याद रखेंगे। और महानदी की हम लोग बात करें तो महानदी जो है, तो यहाँ पर महानदी पर जो है, तो ये हीराकुंड परियोजना है। देखो, एक ही प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और जितने सारे प्रश्न बन रहे हैं ना, वो सभी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मेरे साथ रेगुलर आपको जुड़ना है, और जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि आगे ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, महानदी को क्या करते हैं, तो महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहते हैं, याद रखिएगा। और महानदी पर कौन सी, हीराकुंड परियोजना है। ठीक है, गोदावरी नदी की अगर हम लोग बात कर लें, गोदावरी नदी की अगर हम लोग बात कर लें, तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो साउथ इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे, दक्षिण भारत की बात कर लें, या फिर प्रायद्वीपीय भारत की बात कर लें, दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो आप आंसर करोगे गोदावरी नदी हो जाएगी। और गोदावरी नदी को हम लोग और क्या करते हैं, तो इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसको वृद्ध गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा कहते हैं गोदावरी को। और गोदावरी नदी पर आपको पोचमपाद परियोजना, ठीक है, कौन सी, तो पोचमपाद परियोजना, और क्या हो जाएगा, और जायकवाड़ी परियोजना देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पोचमपाद परियोजना और जायकवाड़ी परियोजना आपको देखने को मिल जाएगा, याद रखेंगे। क्लियर है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से प्रश्न बन जाता है। कृष्णा नदी पर हम लोग बात करेंगे, तो कृष्णा नदी पर कौन सी, तो अलमाटी परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी, तो अलमाटी परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और प्रीवियस ईयर के हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हैं। कौन सी भू आकृति है जो भारत में नहीं पाई जाती, समुद्र तल है, हिमनद है, हिमशैल है, या फिर मरुस्थल है। तो भारत में क्या नहीं पाया जाता, आपसे ये पूछा जा रहा है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो देखो भारत में अगर हम लोग बात करें तो समुद्र तल भी मिल जाएगा, 3 तरफ से भारत जो है समुद्र से घिरा है। भारत में आपको मरुस्थल भी मिल जाएगा, राजस्थान में आपको मरुस्थल भी मिल जाएगा, और जम्मू में आपको क्या जगह, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाला जो क्षेत्र, वहाँ पर आपको हिमनदी भी मिल जाएगा। हिमशैल नहीं मिलेगा, ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो सी आंसर कर देंगे। क्या आ जाएगा, तो हिमशैल आपको नहीं मिलेगा, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर दिए गए विकल्प के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन संख्या सी को ही हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर स्थित हैं। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत का जो मुख्य भूभाग है उसमें कितने महासागर, आपसे ये पूछा जा रहा है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, तो देखो ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, अगर हम लोग भारत की बात कर लें तो भारत को क्या करते हैं, तो भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो भारत को, ठीक है, प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप का कारण क्या है कि ये 3 तरफ से जल से घिरा है। ठीक है, क्या है, तो ये 3 तरफ से जल से घिरा है। तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है वो जल से घिरा है। और कौन सा महासागर है, तो आपको पता है हिंद महासागर जो है वो 3 तरफ से जल से इसको घेरे हुए। इधर आप देखोगे तो इधर अरब सागर है, और इधर अगर बात करेंगे तो इधर आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगा। और ये सभी क्या है, तो ये दोनों ही, अगर हम लोग बात करें अरब सागर की बात करें या फिर बंगाल की खाड़ी की बात करें, ये दोनों ही क्या है, तो ये दोनों ही हिंद महासागर का एक हिस्सा है। ठीक है, क्या है,
तो ये दोनों ही अगर हम लोग बात करेंगे तो हिंद महासागर का एक हिस्सा है, ठीक है। तो अगर हम लोग महासागर की बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो एक ही महासागर है जो, ठीक है, भारत की मुख्य भूमि को घेरे हुए है, ठीक है। कौन सा? हिंद महासागर। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, केरल में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में? बताइएगा क्या जाएगा। तो शांत घाटी, या फिर इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग साइलेंट वैली भी कह देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? शांत घाटी, या फिर इसी को हम लोग साइलेंट वैली भी कह देंगे। और ये जो शांत घाटी साइलेंट वैली है ना, ये अपने क्या हो जाएगा, तो ये अपने जैव विविधता के लिए फेमस है, ठीक है। क्या जाएगा, तो शांत घाटी या साइलेंट वैली की बात करेंगे ना, तो ये अपनी जैव विविधता के लिए फेमस है। और ठीक है, जैव विविधता दिवस अगर आपसे पूछ ले कब मनाते हैं, तो आप आंसर करोगे 22 मई को, ठीक है। कब? 22 मई को। और अगर आपसे जैव विविधता अधिनियम पूछ ले कि जैव विविधता अधिनियम कब आया है, किस वर्ष आया था, आंसर क्या करेंगे, तो आप आंसर करेंगे 2002 में, ठीक है। कब? 2002 में। जो शांत घाटी है, साइलेंट वैली है, ठीक है, ये अपनी जैव विविधता के लिए फेमस है। जैव विविधता दिवस आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे 22 मई, अधिनियम पूछा जाएगा तो आप कहोगे 2002 में। और ये शांत घाटी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप आंसर कर देंगे केरल में, ठीक है। कहाँ पर? तो केरल में। केरल की राजधानी आपसे भी पूछा गया था, बिहार में, बिहार बीएड में पूछा गया था, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे तिरुवनंतपुरम जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये केरल की राजधानी हो जाएगा। और केरल की अगर हम लोग भाषा की बात कर लेंगे तो केरल की भाषा क्या हो जाएगी, तो मलयालम हो जाएगी, ठीक है। केरल की भाषा क्या है, तो मलयालम हो जाएगी। केरल का नृत्य अगर आपसे पूछेगा तो केरल का नृत्य आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे मोहिनी अट्टम है, ठीक है। क्या है, तो केरल का नृत्य क्या है, तो आंसर करेंगे मोहिनी अट्टम है। और कथकली है, ठीक है। क्या है, तो मोहिनी अट्टम और कथकली जो है तो ये केरल के क्या है, तो ये केरल के नृत्य हैं। साथ ही साथ आप केरल में अगर हम लोग बात करेंगे तो केरल में ओणम उत्सव का आयोजन होता है, ठीक है। ये ओणम उत्सव जो है ना, तो ये ओणम उत्सव जो है ये केरल में होता है। और इसी ओणम उत्सव के अवसर पर क्या होता है, केरल में नौकायान प्रतियोगिता होती है, ठीक है। क्या होती है, तो केरल में नौकायान प्रतियोगिता होती है, किस अवसर पर, तो ओणम उत्सव के अवसर पर। ओणम उत्सव केरल में मनाते हैं। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है, मलयालम यहाँ की भाषा है, मोहिनीअट्टम कथकली यहाँ का नृत्य है केरल का। केरल में शांत वैली, साइलेंट वैली आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि जो है विविधता के लिए फेमस है। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। असम का प्राचीन नाम क्या है? पावा है, कामरूप है, पिपलीवन है, या फिर रामग्राम है? तो बताएंगे क्या आ जाएगा। तो असम का प्राचीन नाम क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है। ये जो क्लास हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये बीपीएससी टीआरई 4 जो आपकी शिक्षक भर्ती आने वाली है उसके लिए, साथ ही साथ जो सीटेट का आपका पेपर होने वाला है, तो सीटेट के पेपर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग एनसीईआरटी, शुद्ध एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। बताइएगा क्या जाएगा। तो असम का प्राचीन नाम क्या है? आंसर कर देंगे क्या जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, कामरूप कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे, तो कामरूप कर दोगे असम। अच्छा, असम बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, यहाँ से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे प्राचीन नाम तो कामरूप है। असम की हम लोग बात करेंगे तो असम में बिहू, ठीक है, बिहू उत्सव का आयोजन होता है। एक तो आप ये ध्यान रखिएगा क्या जाएगा, तो बिहू उत्सव का आयोजन होता है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग असम की बात करेंगे तो असम में आपको काजीरंगा और मानस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, तो काजीरंगा और मानस आपको देखने को मिल जाएगा। और ये दोनों, स्पेशली इन दोनों की अगर हम लोग बात करें, काजीरंगा और मानस की बात करें, तो ये दोनों जो है वो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा और मानस। साथ ही साथ आपको असम में और क्या हो जाएगा, असम में कुछ और आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको ओरांग जो है तो ये भी आपको असम में देखने को मिल जाएगा। रायमोना अगर हम लोग बात कर लेंगे तो रायमोना भी आपको असम में देखने को मिल जाएगा। देहिंग पटकाई अगर हम लोग बात कर लेंगे तो देहिंग पटकाई भी आपको असम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ओरांग हो गया, रायमोना हो गया, देहिंग पटकाई हो गया, तो ये सब तो आपको असम में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ काजीरंगा और मानस याद रखना है, जो कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और बिहू आपको याद रखना है, जो कि असम में है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो असम में आपको माजुली द्वीप भी देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली नदी द्वीप आपको देखने को मिलेगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और जिसका निर्माण कौन कर रहा है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी कर रही है, ठीक है। कौन सी नदी कर रही है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी कर रही है। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 29 है, 28 है, 27 है, या फिर 26 है? क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें
तो अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्या आंसर करिएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कितने, तो भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है। कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। क्या है, तो 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इनमें से अगर हम लोग बात करेंगे तो इनमें से अगर हम लोग बात करें तीन, ठीक है, तीन क्या है, तो तीन अगर हम लोग बात करें तो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास क्या है, 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास विधानसभा है, ठीक है। 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास विधानसभा है। 3 केंद्र शासित प्रदेश अब कौन कौन से हैं, वो 3 केंद्र शासित प्रदेश अब वो कौन कौन से हैं, तो क्या आंसर करोगे, तो एक तो देखो दिल्ली है, ठीक है। कौन है, तो एक तो दिल्ली है, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो दूसरा जम्मू है, और तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो तीसरा पांडिचेरी या पुदुचेरी है। तो ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास अगर हम लोग बात करेंगे तो विधानसभा 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास विधानसभा है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास अपना उच्च न्यायालय है। 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास अपना हाई कोर्ट है। वो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो आप कहोगे दिल्ली है और जम्मू है, ठीक है। दिल्ली और जम्मू 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपना हाई कोर्ट है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे जो ये 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में से अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 राज्य हैं जहाँ पर क्या है, 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है, ठीक है। क्या है, तो 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कितने राज्य हैं, तो 6 राज्य हैं जहाँ पर आपको विधान परिषद देखने को मिलेगा, और वो 6 राज्य कौन से हैं, तो आप कहोगे यूपी है, ठीक है। साथ ही साथ कौन सा है, तो साथ ही साथ बिहार है। इसके अलावा आपको कर्नाटक याद रखना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र आपको याद रखना है, महाराष्ट्र आपको याद रखना है, और क्या करना है, और आंध्र प्रदेश याद रखना है, और तेलंगाना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 6 राज्य हैं जहाँ पर क्या है, जहाँ पर विधान परिषद है, ठीक है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा है, 2 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर हाई कोर्ट है, 6 राज्य जहाँ पर विधान परिषद है। और एक चीज़ आपको याद रखना है, कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान, ठीक है, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर उच्च न्यायालय है, ठीक है। कितने राज्यों में उच्च न्यायालय, टोटल हमारे यहाँ कितनी हाई कोर्ट है, तो आपको याद रखना है हमारे यहाँ कुल 25 हाई कोर्ट है, एक ये भी याद रखेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ टोटल कितनी हाई कोर्ट है, तो 28 राज्य है, लेकिन हमारे यहाँ हाई कोर्ट की संख्या 25 है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता बताइएगा, क्या जाएगा, तो रोपण कृषि के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्लास हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये जो सीटेट का पेपर होने वाला है, सीटेट के पेपर के लिए, साथ ही साथ जो बीपीएससी टीआरई 4.0 जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उसके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चंस को कर रहे हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही आपको सीटेट में और बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप सभी मेरे भाई बहनों के लिए। और जो मेरे भाई बहन अभी एलिजिबल नहीं हैं तो उनके लिए आगे काम होने वाली है, ठीक है, उनके लिए आगे काम आने वाली है, तो बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसको अभी से देखते रहेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर हम लोग संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता के संदर्भ में बात करें तो यह एक वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा हुआ रहता है। यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। तो संसार में प्रचलित रोपण कृषि के संदर्भ में आपको सही कथन का चुनाव करना है और सही विशेषता बताना है, तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक प्लांटेशन फार्मिंग होती है। यह एक वाणिज्यिक प्रकार की कृषि होती है जो क्या होती है, जो एक विस्तृत या फिर कहें बड़े क्षेत्रों पर की जाती है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर दिएगा यहाँ पर, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, किस वर्ष में पूछे गए प्रश्न वो सब आप देख सकते हो। गढ़कंटका के गोंड साम्राज्य के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो गढ़कंटका अगर हम लोग बात करेंगे जिसको हम लोग गोंडवाना भी कहते हैं, ठीक है, गढ़कंटका जिसको हम लोग गोंडवाना के नाम से जानते हैं, तो वहाँ के गोंड राज्य था, ठीक है, वहाँ पर गोंड राज्य था। और उसके संदर्भ में यहाँ पर बताना आपको कौन सा कथन सही है। यह राज्य केवल नगरों से बना था। यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया था। 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कंटका पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा।
तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो यहाँ पर आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या सी को। गढ़कंटका जो है तो ये एक समृद्ध राज्य था और इसने जो है जंगली हाथियों को पकड़ करके क्या किया था, दूसरे राज्यों को निर्यात किया था और इससे इन्होंने एक अच्छी खासी समृद्धि जो है संपदा हासिल की थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कंटका पर जो है हमला किया था और उस समय गढ़कंटका गोंडवाना राज्य की जो रानी थी वो थी दुर्गावती। ये बात बिल्कुल एकदम सही है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि मुगलों को रानी दुर्गावती के द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पता है रानी दुर्गावती जो है ये हार गई थी। उस समय मुगल बादशाह कौन थे, तो उस समय मुगल बादशाह थे अकबर। अकबर ने रानी दुर्गावती के गढ़कंटका गोंडवाना राज्य पर आक्रमण किया था और रानी दुर्गावती जो है वो लड़ते हुए शहीद होती हैं, हार जाती हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, तो ये एक उदाहरण है भंडार संसाधन का, निक्षेप संसाधन का, वास्तविक संसाधन का या फिर संभाव्य संसाधन का। तो क्या हो जाएगा, तो बताइएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो एक बात तो आपको याद रखना है कि कंफर्म याद रखना है कि क्या है कि लद्दाख में यूरेनियम मिलता है। ठीक है, क्या होता है, तो लद्दाख में यूरेनियम मिलता है और ये किस प्रकार का एक उदाहरण है, भंडार संसाधन का, निक्षेप संसाधन का, वास्तविक संसाधन का या फिर संभाव्य संसाधन का। तो बताइएगा क्या आ जाएगा, तो लद्दाख में पाया जाने वाला जो यूरेनियम है तो ये किसका, तो ये आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण। संभाव्य संसाधन क्या होते हैं, संभाव्य संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा के बारे में हमको ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं कि इनकी मात्रा कितनी हो सकती है। ठीक है, जिनके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे संसाधन जिन जो है संभावित संसाधन, तो इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि इनका जानकारी नहीं है ना कि ये कितनी मात्रा में वहाँ उपलब्ध है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो लद्दाख में जो पाया जाने वाला यूरेनियम है ये संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गर्म जल के झरने से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा। तो गर्म जल के झरने से जो प्राप्त ऊर्जा ताप ऊर्जा है वो किससे बनती है बताइएगा। तो किस ऊर्जा से प्राप्त ताप से जो झरनों के जल होते हैं वो गर्म होते हैं, क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या फिर भूतापीय ऊर्जा। तो आंसर क्या कर दोगे, तो भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, बेसिक सा प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाले प्रमुख अक्षांश कौन से हैं, तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग अपने प्यारे भारत की बात कर लें, देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो यहाँ हम लोग एक पृथ्वी की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से पृथ्वी की बात कर लेते हैं और ये जो पृथ्वी है ना, तो इस पृथ्वी से क्या होता है, 3 रेखाएं गुजरती है। एक पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा गुजरती है जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ये जो विषुवत रेखा होती है ना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है ना, ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, ऊपर से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है, ये आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसी तरीके से एक रेखा यहाँ से गुजरती है और ये कौन सी होती है, तो ये होती है मकर रेखा। ठीक है, कौन सी, तो ये होती है मकर रेखा और ये जो है तो ये 23.5 डिग्री साउथ से दक्षिण से गुजरती है। ठीक है, अब भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा जो प्यारा भारत है वो भारत कहाँ पर है, तो वो भारत यहाँ पर है। मतलब भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरेगी, तो आप आंसर क्या करोगे, आप कहोगे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है। ठीक है, कर्क रेखा जो है तो ये क्या होती है, तो ये भारत के बीचों बीच से, ठीक है, कितने डिग्री से गुजरती है, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 8 राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर लिख करके बता देता हूँ 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो क्या आंसर करेंगे, तो देखो गुजरात है। ठीक है, गुजरात है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेंगे तो राजस्थान है, गुजरात है, राजस्थान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश है। ठीक है, क्या है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। और क्या हो जाएगा, और झारखंड है। ठीक है, झारखंड है। और क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेंगे क्या हो जाएगा, तो त्रिपुरा है। ठीक है, क्या है, तो त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से हो करके,
ठीक है, कर्क रेखा गुजर रही है, भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो ये कर्क रेखा है ना, इस कर्क रेखा को क्या होता है, एक नदी है जो 2 बार काटती है। वो कौन सी नदी है, तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे तो इस कर्क रेखा को एक नदी है जो 2 बार काटती है, और उस नदी का नाम क्या है, तो माही नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ये भी याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, मैत्री दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, अंटार्कटिका में। तो मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान, और ये कहाँ पर स्थित है? तो आंसर क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, अफ्रीका, अंटार्कटिका। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, अंटार्कटिका हो जाएगा। अंटार्कटिका के संदर्भ में आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका के संदर्भ में आपको याद रखना है कि जो ये अंटार्कटिका है ना, ठीक है, ये जो अंटार्कटिका है, यहाँ पर भारत के 3 शोध केंद्र हैं। कौन कौन से? तो एक है दक्षिणी गंगोत्री है, ठीक है, कौन सा? तो एक तो दक्षिणी गंगोत्री है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा आप कहोगे मैत्री है, और तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो तीसरा भारती है। ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, तो 3 शोध संस्थान जो है वो अंटार्कटिका पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो अंटार्कटिका है, तो इसको क्या करते हैं, तो इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसको विज्ञान के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, तो इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। याद रखेंगे किसको, अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। भारत के यहाँ पर 3 केंद्र जो है आपको देखने के मिलेंगे, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती। ठीक है, अच्छा, अब एक प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो यह अंटार्कटिका है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति कौन है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर, अंटार्कटिका पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय होता है, बताइएगा। लोगों को अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता, फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवासन, नए चारागाहों की खोज में अपने पशुओं के साथ लोगों का ऋतुवत गतिशीलता, या फिर वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता। तो बताइएगा क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए, ऋतु प्रवास का अर्थ क्या होता है, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये जो क्लास है ये आने वाले सीटेट के एग्जाम के लिए, साथ ही साथ बीपीएससी TRE 4 जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है उसके लिए, साथ ही साथ अगर आप स्टेट का पेपर दे रहे हो बिहार में, अगर आप स्टेट पेपर 1 देना चाहते हो तो फिर उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय होता है। पृथ्वी के पृष्ठ के 1/3 क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वालों लोगों की संख्या, या फिर एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। तो जनसंख्या घनत्व से क्या मतलब होता है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय होता है, क्या आंसर करिएगा। तो आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या ए, पृथ्वी के पृष्ठ के 1 इकाई क्षेत्र में, ठीक है, रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, जनसंख्या घनत्व के रूप में जानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के रूप में जानी जाती है। जैसे अगर हम लोग भारत का जनसंख्या घनत्व बात कर लें, अगर आपसे भारत का जनसंख्या घनत्व पूछ रहे कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आप आंसर करोगे 382। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पर अपने यहाँ प्यारे भारत में 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, ये भारत का जनसंख्या घनत्व है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अगर आपसे भारत के संदर्भ में पूछ ले कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे बिहार में। ठीक है, कहाँ पर, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपको कहाँ पर, बिहार में देखने को मिलेगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की हम लोग बात करेंगे तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको कहाँ पर, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपको बिहार में देखने को मिलेगा, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण बताएगा। तो टोकरी बुनाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो सहकारी क्षेत्र में आएगा, बृहद आकार में आएगा, संयुक्त क्षेत्र में आएगा, या फिर लघु आकार में आएगा।
तो बताइएगा अगर हम लोग टोकरी बुनाई की बात करें तो टोकरी बुनाई जो है वो एक उद्योग के रूप में किसका उदाहरण है? सहकारी क्षेत्र के उद्योग का, बृहत आकार के क्षेत्र का, लघु आकार के, या फिर संयुक्त क्षेत्र के। तो अगर हम लोग घरों में बात करेंगे जो टोकरी बुनाई होती है ये क्या आ जाएगा? तो ये लघु कुटीर उद्योगों के रूप में आएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर दोगे, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो जरा आप लोग मुझे बताइएगा कि किस अनुच्छेद के तहत डीपीएसपी में हम लोग बात करेंगे तो डीपीएसपी में किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात की गई? बताइएगा क्या जाएगा? तो डीपीएसपी में अगर हम लोग नीति निर्देशक तत्व में बात करेंगे तो किस अनुच्छेद के तहत डीपीएसपी में नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात की? अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे? तो आंसर करोगे आर्टिकल 43 हो जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा? तो आर्टिकल 43 में अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात की गई, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णा राज सागर बांध निम्न नदियों में से कौन सी नदी पर बनाया गया? महानदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर, या फिर कृष्णा नदी पर? बताएंगे क्या जाएगा? कृष्णा राज सागर बांध निम्न में से कौन सी नदी पर बनाया गया? महानदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर, या फिर कृष्णा नदी पर? क्या जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो देखो कावेरी नदी पर हम लोग बात करें तो कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है, ठीक है। कौन सा? तो कावेरी नदी पर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा? तो मेट्टूर बांध है, ठीक है, मेट्टूर बांध है। कृष्णा नदी पर हम लोग बात करेंगे कौन सा? अलमाटी बांध है, ठीक है। क्या है? तो कृष्णा नदी पर हम लोग बात करेंगे तो अलमाटी परियोजना, ठीक है। कौन सी? अलमाटी परियोजना। गोदावरी नदी पर मैंने आप लोगों को बताया था ना, गोदावरी नदी पर दो परियोजना आपको देखने को मिलेगी। कौन सी? तो पोचम पाद परियोजना है और जायकवाड़ी परियोजना, ठीक है। क्या है? तो पोचम पाद परियोजना है और जायकवाड़ी परियोजना है, दोनों परियोजनाएं आपको कहाँ पर? गोदावरी नदी पर। महानदी पर हम लोग बात करेंगे कौन सी? तो कृष्णा। महानदी पर अगर हम लोग बात करें तो महानदी पर क्या आ जाएगा? तो हीराकुंड परियोजना, ठीक है। कौन सी? तो महानदी पर आपको हीराकुंड जो परियोजना है, हीराकुंड बांध परियोजना है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कृष्णराज सागर बांध तो ये किस पर है? तो ये आंसर कर देंगे कावेरी नदी पर है, ठीक है। साथ ही साथ कावेरी नदी पर हम लोग बात करेंगे तो कावेरी नदी पर आप शिव समुद्रम परियोजना भी याद रखोगे, ठीक है। कौन सी? तो शिव समुद्रम परियोजना, ठीक है। कौन सी? तो शिव समुद्रम परियोजना जो है तो ये भी कावेरी नदी पर है, ये भी आप याद रखेंगे, क्लियर है। तो कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, मेट्टूर परियोजना, ये सब कावेरी नदी पर है। और जो ये कावेरी नदी है ना, ठीक है, जो ये कावेरी नदी है ना, इसको आपको याद रखना है। ये जो कावेरी नदी है तो ये क्या हो रही है? तो ये कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से निकल रही है, ठीक है। कहाँ पर? तो ये कर्नाटक में अगर हम लोग बात करेंगे तो कर्नाटक में ये ब्रह्मगिरी से निकल रही है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से निकल रही है। और इसके संदर्भ में याद रखेंगे कि जो कावेरी नदी है इसको दक्षिण गंगा कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो कावेरी नदी को क्या करते हैं? कावेरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्या करेंगे? दक्षिण गंगा कहेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्न में से कौन सा है? बताइएगा क्या जाएगा? शिलोंग सिलचर हो जाएगा, उधमपुर श्रीनगर हो जाएगा, ईटानगर पासीघाट हो जाएगा, मनाली लेह हो जाएगा। बताइएगा क्या जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा। तो विश्व में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? शिलोंग सिलचर है, उधमपुर श्रीनगर है, ईटानगर पासीघाट है, या फिर मनाली लेह है। आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो डी आंसर कर दोगे, मनाली लेह। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो डी आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित उत्पादों में किसे काला सोना कहते हैं? पेट्रोलियम है, तांबा है, कोयला है, सोना है, क्या जाएगा? तो किसको काला सोना कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सीटेट के एग्जाम को अगर आप ध्यान में दे रख रहे हो ना, ठीक है, या फिर सीटेट के एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, या फिर बीपीएससी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, या फिर आप बिहार टेट या फिर एस टेट को आप टारगेट कर रहे हो ना, तो ये क्लास आपके लिए एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। और आप मेरे ऊपर भरोसा करोगे ना तो फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग बस भरोसा बनाए रखो, जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना बस उन चीज़ों को आप फॉलो करो। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सीटेट के लिए, ठीक है, ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, या फिर बिहार टेट या फिर एस टेट आप देना चाहते हो तो उसके लिए क्लास हेल्पफुल है। तो आप विश्वास करके इस क्लास को देखो, निश्चित रूप से आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बताएंगे क्या जाएगा? आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, पेट्रोलियम को, ठीक है। किसको? तो किसके उत्पाद, कौन से उत्पादों को? तो पेट्रोलियम को अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या करते हैं? तो काला सोना कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो बताइएगा क्या जाएगा? तो कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? क्या जाएगा? नरौरा है, पोखरण है, कलपक्कम है, तारापुर है, क्या जाएगा? निम्न में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? नरौरा है, पोखरण है, कलपक्कम है, तारापुर है, क्या जाएगा?
इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। तो देखो तारापुर अगर हम लोग बात करें ना, तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, और ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। क्या है, तो ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो ये तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, और ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो ये तो ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। कलपक्कम अगर हम लोग बात करेंगे तो कलपक्कम कहाँ पर है, तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा, कहाँ पर, तमिलनाडु में। और नरौरा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो ये यूपी में, ठीक है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में। पोखरण जो है तो ये क्या है, तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, बल्कि ये क्या है, तो ये यहाँ से परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं, परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, ठीक है। पोखरण जो है तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो पोखरण जो है ये आपको जैसलमेर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो पोखरण अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर, तो ये जैसलमेर में आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी तक 2 बार जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किए गए हैं, एक 1974 में किया गया है, जिसको क्या किया गया, जिसको ठीक है स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया, ठीक है। एक तो जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था वो 1974 में किया गया था, जिसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था, और दूसरा जो किया गया है वो 1998 में किया गया है, जिसको शक्ति 98 नाम दिया गया, ठीक है। क्या किया गया, जिसको शक्ति 98 नाम दिया गया। तो 2 बार परमाणु परीक्षण किए गए। स्माइलिंग बुद्धा जो है वो इंदिरा गांधी जी के समय में किया गया, और ठीक है, और 1998 में जो है वो शक्ति 98 परमाणु परीक्षण किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। तो पोखरण कहाँ पर है, जैसलमेर में है, और यहाँ पर परमाणु परीक्षण होता है। साथ ही साथ जैसलमेर में आप याद रखेंगे मरु महोत्सव का आयोजन होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो मरु महोत्सव का आयोजन होता है कहाँ पर, जैसलमेर में, याद रखेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण के द्वारा, बताइएगा कौन सी एक आकृति है जो नदी के द्वारा नहीं बनाई जाती, बताएंगे क्या जाएगा, बताइएगा क्या जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है, अच्छा परिणाम है पूछ रहा है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कौन सी एक आकृति है जो नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है, तो बताएंगे क्या जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या जाएगा। निक्षेपण का मतलब समझ रहे हो ना, नदी के निक्षेपण का मतलब ये है कि नदियाँ जो हैं, ठीक है, जो अपने साथ मिट्टी बहा करके लेकर के आती हैं उसकी वजह से, ठीक है, नदियाँ अपने साथ जो निक्षेपित करती हैं, जो मिट्टी बहा करके लेकर के आती हैं, उससे कौन बनता है ये आप लोगों को बताना है। क्या जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, बाढ़कृत मैदान। आप देखोगे नदियों में बाढ़ आता है, और बाढ़ के बाद जब नदियों का जलस्तर कम होता है तो देखोगे नदियाँ अपने साथ क्या करती हैं, बहुत सारा बालू कंकड़ पत्थर अवसाद बिछाती हुई चली जाती हैं, लौट जाती हैं, है ना। तो नदियों का जल तो कम हो जाता है, लेकिन नदियाँ अपने साथ मिट्टी जो बहा करके लेकर के आई रहती हैं वो यहाँ पर छोड़ देती हैं। तो बाढ़कृत मैदान जो है यहाँ पर आपका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे, ठीक है। बाकी याद रखेंगे नदियों के द्वारा विसर्प का निर्माण होता है, चाप झील का भी निर्माण होता है, और जलप्रपात का भी निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए नदियों के द्वारा किसका निर्माण होता है, तो इन सभी का निर्माण होता है। विसर्प आप जानते हो क्या होता है, नदियाँ जैसे मैदानी इलाकों में उतरने के दौरान जो इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा चलती है ना, तो इसको ये सांप की तरीके चल रही है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को विसर्प कहते हैं, याद रखिएगा। ये जो सांप की तरीके से नदियाँ जो है क्या कर रही हैं, गमन कर रही हैं, ठीक है, इन्हीं को क्या करते हैं, इन्हीं को विसर्प कहते हैं, याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित जनजातियों समूह में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में, कौन सा जनजाति है, कौन सी जनजाति है जो उत्तराखंड में निवास करती है, आप लोगों से पूछा जा रहा है। कौन सा जनजाति समूह है जो उत्तराखंड में निवास करता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा। तो कौन सा जनजाति समूह है जो उत्तराखंड, ठीक है, तो गौंड है, भोटिया है, माला यूरोलर है, या फिर भील है, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो कौन सी जनजाति है, तो आंसर कर दोगे भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति जो है ये उत्तराखंड में निवास करती है, या फिर कहें जो हिमालय के तराई क्षेत्र है वहाँ पर ये निवास करती है, भोटिया जनजाति। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था, निम्न में से वे क्षेत्र कौन से हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मनुष्य ने जो है अस्थायी निवास की, अगर हम लोग बात करें तो अस्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है वो मनुष्य में लगभग 8000 वर्ष पहले देखने को मिल रही है। और 8000 वर्ष पहले जब मानव ने अस्थायी निवास करना शुरू किया तो कहाँ पर किया था, आपसे ये पूछ रहा है। तो नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में, गंगा या और यमुना के दोआब में, या फिर दक्कन तथा कोंकण में। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखो अगर हम लोग बात करें ना, देखो अगर हम लोग पुराने वाले भारत की बात कर ले कि जो पुराना जो भारत का मैप था, तो क्या हो जाएगा, तो पहले पुराने वाले भारत में आपको पता है बांग्लादेश अलग नहीं था।
पुराने वाले भारत में बांग्लादेश भी भारत में था, और अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान भी भारत में था। तो पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले भारत का जो मैप था वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर की तरफ आपका हिमालय था, और इस तरीके से कुछ भारत का मैप था। इधर आपका पाकिस्तान था, इधर बांग्लादेश था। बाद में बाकी ये दोनों निकल गए। तो 8000 वर्ष पूर्व पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हिमालय के पास अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ ये हिमालय था, ठीक है, ये हिमालय है। और हिमालय में अगर हम लोग बात करेंगे तो हिमालय में यहाँ पर जो है सुलेमान पहाड़ियाँ थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सुलेमान पहाड़ी, किरथर पहाड़ी, आपको ये सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मानव ने क्या किया था, तो सबसे पहले निवास करना शुरू किया था, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। जो सुलेमान पहाड़ी वाला क्षेत्र है वहाँ पर, सुलेमान पहाड़ी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो सुलेमान पहाड़ी जो है ये वर्तमान में आपको पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कहाँ पर, तो सुलेमान पहाड़ी आपको कहाँ पर, तो ये पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मानव ने सबसे पहले निवास करना प्रारंभ किया था, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर करेंगे, ठीक है। सुलेमान पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहीं पर आपको क्या हो जाएगा, तो वहीं पर आपको जो है बलूचिस्तान में आपको क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ देखने को मिलेगा, ठीक है। लक्षद्वीप समूह स्थित है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, दक्षिणी चीन सागर में। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, देखो अगर हम लोग भारत की बात कर लें तो ये भारत है, और यहाँ पर हम लोग लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है, किसकी, लक्षद्वीप की बात कर लेंगे तो लक्षद्वीप आपको कहाँ पर, तो लक्षद्वीप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। छोटे छोटे द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लक्षद्वीप समूह देखने को मिल जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, अरब सागर में, ठीक है। अच्छा, लक्षद्वीप के संदर्भ में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है जिनको आपको याद रखना है, जिनको आपको समझना है। लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, साथ ही साथ जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से अगर हम लोग बात कर लें, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से क्या हो जाएगा, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी चीज आप लक्षद्वीप के संदर्भ में याद रखेंगे कि जो लक्षद्वीप है ये साक्षरता की दृष्टि से अगर हम लोग बात कर लेंगे तो साक्षरता की दृष्टि से क्या है, तो साक्षरता की दृष्टि से ये शीर्ष पर है, टॉप पर है, ठीक है। क्या है, तो साक्षरता की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो ये शीर्ष पर है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे लक्षद्वीप जो है, तो ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, इसीलिए इसको प्रवालीय द्वीप कहते हैं, मूंगा चट्टानों से बना द्वीप कहते हैं, याद रखेंगे। लक्षद्वीप को क्या करते हैं, तो प्रवालीय द्वीप कहा जाता है। तीसरी चीज आप याद रखेंगे लक्षद्वीप के संदर्भ में कि यहाँ पर महल भाषा बोली जाती, कौन सी, तो महल और मलयालम भाषा बोली जाती, ठीक है। कौन सी, तो महल भाषा और मलयालम भाषा बोली जाती है, ठीक है, कहाँ पर, लक्षद्वीप में। साथ ही साथ आप याद रखेंगे जो 9 डिग्री चैनल है, ठीक है, क्या है, तो जो 9 डिग्री चैनल है, तो ये 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, तो आप कहोगे 9 डिग्री चैनल जो है तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, ठीक है, किसके, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आपको 9 डिग्री चैनल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आपको 9 डिग्री चैनल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको लक्षद्वीप के संदर्भ में याद रखना है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से सबसे छोटा है, साक्षरता की दृष्टि से टॉप पर है, प्रवालीय द्वीप कहा जाता है, महल या मलयालम यहाँ की भाषा है, और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। और साथ ही साथ याद रखेंगे, देखो ये जो लक्षद्वीप है ना, तो ये केरल के पास है, ठीक है, किसके, केरल के पास है। तो लक्षद्वीप के पास अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, तो लक्षद्वीप को क्या किया गया, तो लक्षद्वीप को जो है केरल हाई कोर्ट से जोड़ा गया, ठीक है, किससे, तो केरल हाई कोर्ट से क्या किया गया, तो जोड़ा गया है किसको, लक्षद्वीप को। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कोलकाता बंदरगाह स्थित है गंगा सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हुगली नदी या फिर भागीरथी नदी, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो कोलकाता। अच्छा, कोलकाता शहर की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, कोलकाता शहर की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ से कई बार प्रश्न बन जाता है। जो ये कोलकाता शहर है ना, इसकी स्थापना 1690 में, ठीक है, 1690 में किसने की है, तो आप कहोगे जॉब चार्नॉक ने की है, ठीक है, किसने, तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन, तो जॉब चार्नॉक हैं, और इन्होंने कोलकाता शहर की स्थापना की है कब, 1690 में, ठीक है। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे, जो कोलकाता है तो इसको क्या करते हैं, तो इसको सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे इसको सिटी ऑफ पैलेसेस भी कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो सिटी ऑफ पैलेसेस भी कहते हैं, सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं, किसको, कोलकाता को, ठीक है। तीसरी चीज़ आप याद रखेंगे, जो एक कोलकाता है ना, ये हुगली नदी के मुहाने पर है, ठीक है, कौन सी, तो ये हुगली नदी के मुहाने पर है। तो कोलकाता बंदरगाह अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो ये हुगली नदी के मुहाने पर है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे,
ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा कोलकाता में ही अगर हम लोग बात करें ना, तो कोलकाता में पहली जो भारत में जो पहली मेट्रो चल रही है, ठीक है, भारत में जो पहली मेट्रो चल रही है, या फिर पहली हम लोग कहें अंडर वाटर मेट्रो जो चल रही, पानी के भीतर जो मेट्रो चल रही है, अंडर वाटर मेट्रो अगर हम लोग कहें, तो ये दोनों कहाँ पर, तो ये दोनों जो है चल रही है कहाँ पर, तो ये दोनों चल रही हैं, ठीक है, कोलकाता में। पहली मेट्रो आपसे कहे, पहली अंडर वाटर मेट्रो कहे, दोनों ही कहाँ पर, कोलकाता में चल रही है, याद रखेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, राजस्थान में। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पर पाए जाते हैं? क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, राजस्थान में। क्या हो जाएगा? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन संख्या सी आंसर करिएगा। यहाँ पर भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लौटते हुए मानसून के समय आर्द्र पवनें जो होती हैं वो बहती हैं। सबसे पहले तो आपको लौटते हुए मानसून को समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये अपना प्यारा भारत है, और जो लौटते हुए जो मानसून होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो इस तरफ से आते हैं और यहाँ पर टकरा करके वर्षा करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तो लौटते जो मानसून होते हैं ना, वो यहाँ से आते हैं और यहाँ पर टकरा करके क्या करते हैं, तो वर्षा करते हैं। ठीक है, लौटते मानसून। तो ये किधर से आ रहे हैं, तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये स्थल से क्या हो रहा है, इधर ऊपर की हम लोग बात करेंगे तो ऊपर की तरफ क्या, ऊपर की तरफ स्थल है, तो स्थल की तरफ से आ रहे हैं और समुद्र की तरफ क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी हो जाएगा। अच्छा, लौटते मानसून से कई सारे तरीके के प्रश्न बनते हैं, तो इनको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, देखो उत्तरी जो पूर्वी मानसून है, ठीक है, जो उत्तरी पूर्वी जो मानसून होता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग लौटता मानसून कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून को हम लोग क्या करते हैं, तो इसी को हम लोग लौटता मानसून कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून को हम लोग लौटता मानसून कहते हैं। और ये उत्तरी पूर्वी मानसून जो है ना, ये जो लौटता मानसून है ना, ये अक्टूबर नवंबर के महीने में अगर हम लोग बात करेंगे तो अक्टूबर नवंबर के महीने में ठंडियों में कोरोमंडल तट पर, ठीक है, कहाँ पर, तो कोरोमंडल तट जो कि कहाँ पर है, कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु है, यहाँ पर क्या करता है, वर्षा करने का काम करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो उत्तरी पूर्वी मानसून जो है, लौटता मानसून जो है, तो ये अक्टूबर नवंबर के महीने में कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु में वर्षा करता है, ठंडियों में वर्षा करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तब तमिलनाडु कहें आप या फिर चेन्नई तट कह सकते हैं, कोरोमंडल तट कह सकते हैं, तो यहाँ पर वर्षा करता है। कब करता है, ठंडियों में वर्षा करता है। कौन सा मानसून, तो लौटता मानसून। लौटता मानसून किसे कहते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून को कहते हैं। तो ये सब चीज़ आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत की मानक समय रेखा देशांतर रेखा कौन सी है? भारत की मानक देशांतर रेखा कौन सी, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा क्या जाएगा। भारत की मानक समय रेखा, मानक देशांतर रेखा कौन सी है? आंसर क्या कर देंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा। चलिए फटाफट सभी मेरे भाई आंसर करेंगे क्या जाएगा, तो यहाँ पर हाँ चलिए बताइएगा क्या जाएगा। तो आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे क्या जाएगा, तो 82.5 डिग्री। ठीक है, क्या जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, तो ये भारत की मानक समय रेखा है और ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो 5 राज्य आपके हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या जाएगा, तो मध्य प्रदेश है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या जाएगा, तो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, क्या जाएगा, तो छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो उड़ीसा है, और क्या है, और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ से होकर के क्या होती है, भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे इलाहाबाद नैनी से। ठीक है, कहाँ से, तो इलाहाबाद के नैनी से अगर हम लोग बात करेंगे तो इलाहाबाद के नैनी से क्या हो रहा है, भारत का मानक समय जो है लिया गया है। और साथ ही साथ आपको एक बात और याद रखना है कि जो भारत का मानक समय वो इंग्लैंड लंदन के समय से अगर हम लोग बात करेंगे तो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो इलाहाबाद भारत का जो मानक समय वो इलाहाबाद जो लिया गया है, ये इंग्लैंड से ग्रीनविच लंदन से कितना समय आगे, तो 5.5 घंटे आगे है, याद रखेंगे। क्लियर है, तो ये आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके सीटेट के आगामी सीटेट के एग्जाम के लिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्जाम के लिए, साथ ही साथ अगर आप बिहार टेट पेपर जो है देना चाहते हो पेपर 1 और या फिर एस्टेट पेपर 1 देना चाहते हो तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, सेशन को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएगा। और मैं आप लोगों को
ठीक है, आप लोगों को सी टेट के नोट्स अवेलेबल करा रहा हूँ। ठीक है, सी टेट के जो आर्ट्स ग्रुप वाले हैं, ठीक है, उनको नोट्स अवेलेबल करा रहा हूँ। इसके अलावा जो पेट की परीक्षा UP SSC पेट की जो परीक्षा देने वाले हैं उनको मैं नोट्स अवेलेबल कराने वाला हूँ। ठीक है, अवेलेबल करा रहा हूँ और बहुत ही कम चार्जेस पर अवेलेबल करा रहा हूँ। ठीक है, बहुत छोटी सी आप लोगों से सहायता राशि ले रहा हूँ और आप लोगों को नोट्स अवेलेबल करा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोगों को PDF अवेलेबल करा दी जाएगी ताकि घर बैठे आराम से आप लोग, ठीक है, PDF के माध्यम से अपना नोट्स बना लें और रिवीजन करते हुए अच्छी सी तैयारी करें। ठीक है, तो अगर आप सीटेट का या फिर पेट का नोट्स चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत छोटी सी मदद लेकर के हम लोग इस काम को कर रहे हैं ताकि सबके लिए हेल्पफुल हो सके। चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।